Very good evening, friends. Today we will be discussing this NCLT cases. I hope my screen is visible to you. Corporation Bank versus MTech Auto. दिखाई दे रही है जी मेरी स्क्रीन? यस सर. ओके. तो अब इस केस में हुआ क्या? इस केस में हुआ ये कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था, इसने एप्लीकेशन फाइल की for a declaration that the resolution applicant Liberty House Group Private Limited and its promoters have knowingly contravened the terms of the resolution plan. ठीक है. तो क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जो रेजोल्यूशन प्लान है उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि वो वाला फिर अपना ऑर्डर खत्म और लिक्विडेशन ऑर्डर कर देती है एनसीएलटी. तो इसमें एफसी ने एप्लीकेशन फाइल की कि जी एफसी को क्या होता है, एफसी को पैसे मिलने होते हैं. मान लो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने कुछ प्रॉमिस कर दिया, जी मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, दे वो कुछ रहा नहीं. ठीक है ना. तो एफसी ने एप्लीकेशन फाइल की कि भाई ये डिक्लेयर किया जाए कि जो लिबर्टी हाउस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है और उसके जो प्रोमोटर हैं उन्होंने नोइंगली कॉन्ट्रावीन किया है रेजोल्यूशन प्लान को, हैविंग फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द सेम एंड फॉर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द सीओसी टू रन द सीडी एज ए गोइंग कंसर्न. उन्होंने कहा कि भाई सीओसी शुड बी रीइंस्टेटेड and this company should be run as a going concern. Adjudicating authority held that the RA is not capable of implementation of resolution plan. So जो adjudicating authority थी NCLT, it held that RA is not capable of implementation of the resolution plan. It allowed the application and excluded the time from the date when Deccan Value Investors LP, the only other resolution applicant, submitted his plan up to the date of receipt of this order from the CIRP period. तो एक दूसरा इसमें इन्वेस्टर था, वो था डक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो दूसरा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था. ठीक है. ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन थी, इट वाज अलाउड एंड इट एक्सक्लूडेड द टाइम फ्रॉम द डेट व्हेन Deccan Value Investors, the only other resolution applicant, submitted his plan up to the date of receipt of this order from the CIRP period. क्योंकि क्या होता है, CIRP पीरियड आपको मालूम है लिमिटेड पीरियड है 180 + 90. ठीक है. अब इस तरह से टाइम वेस्ट हो जाए तो उस केस में इन्होंने कहा भाई ये वाला पीरियड जो है हम एक्सक्लूड कर देते हैं. तो नो मैटर इफ द कॉर्पोरेट डेटर अल्टीमेटली हैज टू फेस लिक्विडेशन. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो ऐसे है कि अगर मान लो हो सकता है भाई जो कॉर्पोरेट डेटर अल्टीमेटली लिक्विडेट हो, ठीक है, बट द परमिशन टू रीस्टार्ट द प्रोसेस, मेक एडवर्टाइजमेंट एंड इनवाइट फ्रेश प्लान वुड डिफीट द वेरी मैंडेट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कोड. इन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंडेट है सेक्शन 12 का, यही डिफीट हो जाएगा, सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट करो, दोबारा फ्रेश प्लान मंगाओ. ठीक है. So committee of creditor can only discuss the resolution plan which was submitted by Deccan Value Investors Limited only by exclusion of certain period of time while calculating 270 days. भाई उन्होंने कहा देखो 270 डेज आपको मिलने थे. ठीक है. आपका ये टाइम वेस्ट हो गया इस बीच में. तो हम क्या करते हैं कि ये जो टाइम वेस्ट हो गया आपका, इसको हम एक्सक्लूड करके और सीओसी को और कहते हैं कि भाई सीओसी कैन डिस्कस दिस डक्कन वैल्यू इन्वेस्टर. भाई दो ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए थे, एक फेल हो गया, एक इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा. ठीक है ना. कॉन्ट्रावीन कर रहा है नोइंगली. ठीक है. तो दूसरा जो डक्कन वैल्यू इन्वेस्टर आ उसको कंसीडर कर लो. उसको कंसीडर करने के लिए, क्योंकि अब 270 डेज से एक्सटेंशन तो है नहीं. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, ये जो पीरियड आपका वेस्ट हो गया इस पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं और आप सीओसी जो है उसका प्लान कंसीडर कर ले जो दूसरा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था. It however granted liberty to any member of the COC or the RP to file a complaint before the IBBI और द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिक्वेस्ट टू फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट. उन्होंने कहा भाई देखो ये जो लिबर्टी हाउस ग्रुप है इसने जो गड़बड़ की है इसके अगेंस्ट में अगर सीओसी, कोई मेंबर ऑफ सीओसी या आरपी कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहे आईबीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने तो वो कर सकते हैं. ठीक है. तब तक आप दूसरा प्लान कंसिडर कर लो. दूसरा केस था इसमें SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस स्टर्लिंग SEZN इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. सर, हाँ जी. वो पहले केस में जो लिबर्टी हाउस और व्हाटएवर कंपनी, हाँ 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 हाँ.
उसने भी एक काउंटर क्लेम डाला था कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में सब झूठा ये नहीं नहीं नहीं, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जी मेरे को ना पूरी बातें नहीं बताई गई, जैसे नंबर ऑफ साइट्स बहुत ज्यादा थी, मुझे कम बताई गई, मेरे को टाइम बहुत कम दिया गया, मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब लेकिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी ये माना कि भाई ये जो है ही इज एट फॉल्ट, लिबर्टी हाउस ये बेकार के बहाने बना रहा है और ये सिर्फ इतना टाइम गेन करना चाह रहा है। उसने कहा जी मेरे को ये नहीं दिया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये उसकी वैल्यू कम थी, एसेट बहुत ज्यादा थे, प्रोजेक्ट साइट्स बहुत ज्यादा थी, मुझे कम बताई गई, इस तरह से ये सारा इसमें इशू था। तो अल्टीमेटली ये कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी तो देखो ना अल्टीमेटली ये कहा कि भाई कोई मेंबर ऑफ सीओसी आरपी कोई फाइल करना चाहता है क्रिमिनल कंप्लेंट, फाइल करो इसके अगेंस्ट में, लिबर्टी हाउस के साथ अगेंस्ट में। yeah, so they सर were given the permission to file a complaint against the हाँ, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, यस यस। yes. सर ये डिकन वैल्यूअर्स है, हेलो, हाँ बोलिए। और दूसरा जो आरए था यानी कि रीजनल एप्लीकेंट है, हाँ उसको पूरा पूरा यानी कि सीआरपी का पूरा साइकिल मिलेगा वापस एक्स 180 + 90? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, टोटल 270 तो है ही ना भाई। अब हाँ ऐसा नहीं, है देखो 270 में क्या होता है, 270 में तो शुरू से होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, सीओसी फॉर्मेशन है, वो तो सारा होता है, ठीक है ना। हाँ उन्होंने क्या किया, टोटल 270 देना है, 270 में से ये जो टाइम वेस्ट हो गया इसको एक्सक्लूड कर दोगे, बस इतना ही है। लिबर्टी वाला, लिबर्टी का के लिए लिबर्टी हाँ वाला, हाँ हाँ बराबर। हाँ, इतना ही समझ है। ऐसा होता है कि गए। भाई आप 270 में करना क्या होता है, 270 में ये डिसाइड करना होता है कि भाई कंपनी चलेगी, ये रेजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा, इतना ही डिसीजन होता है फाइनल, बस। सर बाद में जो 180 डेज हो जाता है, हाँ फिर जो एप्लीकेंट सक्सेस होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 180 डेज के बाद ही होता है, ऐसा हुआ ना सर? तो नेचुरली, ये नेचुरली वो तो है ही, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीरियड दिया जाता है, 2 साल भी पीरियड होता है, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना पूरा प्लान बताता है। भाई देखो अगर रेजोल्यूशन हो जाता है तो रेजोल्यूशन में क्या है, कंपनी चलती रहेगी, वो बताएगा जी मैं मैनेजमेंट को ऐसे पैसे दूंगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर को ऐसे पैसे दूंगा, इस तरह से वो पूरी इम्प्लीमेंटेशन की पूरी स्कीम देता है। वो बराबर सर। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है, इस तरह से पूरा प्रोसेस है उसका। तो सर सर उसमें उसमें मैक्सिमम और कितना? एक था, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सेक्शन 60(5) के इम्प्लीकेशंस भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताए ये केस में। हाँ Authority has the power to decide, any fact after the resolution plan has been accepted, हम्म हम्म COC, हम्म and the implications of section 60(5) have been explained very well. एक मेन मतलब ये है, क्या बोलते, रेशो और डिसीजन। ओके ओके ओके। सर हाँ सर उसमें इतना बताना है कि ये जो उसको मान लो कि रीजनल प्लान यानी कि अप्रूव हो जाता है सीओसी में, फिर एजुकेशन अथॉरिटी भी उसको अप्रूव कर देता है, तो उसको मैक्सिमम 2 साल मिलता है इम्प्लीमेंटेशन का, ऐसा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये ओके ओके। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि कितना साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है, वो अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी देते हैं ना सारा उसमें, कि भाई इतने ओके साल सर, में हम इस चीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, ये है उसमें ना। कोई क्राइटेरिया नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का? नहीं नहीं नहीं, क्राइटेरिया कुछ नहीं है, क्राइटेरिया कुछ नहीं, वो तो देखो डिपेंडिंग, कोई सर कोई कंपनी 1,000 करोड़ की है, कोई कंपनी 2 करोड़ की है, तो ऐसे एक कोई क्राइटेरिया कोई सेट नहीं है उसमें। वो तो ओके सर, रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल में ही आ गई ना सब चीजें। ओके देखो सर। ऐसे है, जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है तो उसमें इवेल्युएशन मैट्रिक्स बनता है। इस इवेल्युएशन मैट्रिक्स में ही जो डिफरेंट रेजोल्यूशन प्लान्स होते हैं, सपोज 4 रेजोल्यूशन प्लान आए, अब एक ने कहा जी मैं पहले 60 करोड़ दूंगा अपफ्रंट, दूसरे ने बोला जी मैं 20 करोड़ दूंगा, तीसरे ने बोला मैं नील दूंगा, उसके बेसिस पे वो उनको मार्क्स अवार्ड कर देते हैं। फिर कि एक एक होता है कहता है मेरे पास एक्सपीरियंस है, दूसरा कहता है एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से तीसरा कहता है जी मैं हेयर कट दूंगा, एक कहता है मैं 10% हेयर कट दूंगा, दूसरा कहता है 20%, तीसरा कहता है 30%। तो डिफरेंट जो उनके पैरामीटर्स हैं, एक सीओसी डिसाइड करती है इवेल्युएशन मैट्रिक्स। उस इवेल्युएशन मैट्रिक्स में जो भी क्राइटेरिया फिक्स होते हैं उसके बेसिस पर ही इन रिजोल्यूशन प्लान्स को जज किया जाता है। बराबर सर। आगे देखते हैं अगला। अगला केस है जी इसमें, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस स्टर्लिंग एसईजेड। इसमें क्या हुआ कि आरपी sought a direction to the enforcement directorate to release the attachment on all the assets and properties of the CD। ठीक है, आरपी ने कहा इसमें एनसीएलटी को कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आप डायरेक्शन दो कि जो भी उन्होंने एसेट्स हमारे अटैच कर रखे हैं, जो प्रॉपर्टीज अटैच कर रखी है, उनको रिलीज करें। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई आईबीसी का ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है? इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस है रेजोल्यूशन, ठीक है, बाय मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू दैट कैन बी रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। आईबीसी प्रोवाइड फॉर टाइमलाइंस। आईबीसी में कहते हैं भाई टाइमलाइंस प्रोवाइडेड है जिसके बीच में आपको रेजोल्यूशन करना है उस कंपनी का। और पीएमएलए का ऑब्जेक्ट क्या है? पीएमएलए का ऑब्जेक्ट है टू रिकवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी की है, तो उससे प्रॉपर्टी रिकवर करना और जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं उसको कंपेंसेट करना बाय कन्फिस्केशन एंड सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द रॉन्ग डूअर अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग पनिशमेंट। ये काम है। ठीक है, पीएमएलए में क्या करते हैं भाई, जिसने कोई गलत काम किया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके एसेट्स को कन्फिस्केट कर लेते हैं और उसके एसेट्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पनिशमेंट भी देते हैं इसको। तो दोनों के जो पर्पस है वो अलग अलग है। Here the beneficiaries are the creditors of the corporate debtor। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलता है? जो जिन्होंने पैसे लेने थे। ठीक है, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर पीएमएलए विल टेक ए लॉन्गर टाइम। इन्होंने कहा अगर पीएमएलए में चलाओगे, पीएमएलए में प्रोसीडिंग चलाओगे तो उसमें लंबा टाइम लगेगा एंड और उस दौरान हो सकता है कि एसेट्स की वैल्यू भी इरोड हो जाए, एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाए। ठीक है, लेकिन or however considering the overriding provisions of section 238 of the IBC which is the later legislation। अब इन्होंने कहा कि जो IBC है वो later legislation है compared to the earlier legislation of PMLA। ठीक है, तो जो provisions हैं IBC के they will prevail and hence considering the economic interest of the beneficiaries the IBC will provide solution at the earliest। तो उन्होंने कहा भाई देखो दोनों में बात यही है कि जिनको पैसे मिलने चाहिए उनको मिलने चाहिए, जो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, चाहे आईबीसी में चलाओ चाहे पीएमएलए में चलाओ। पीएमएलए में चलाओगे देर लगेगी, इसमें चलाओगे जल्दी होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई आईबीसी में चलाओ। अकॉर्डिंगली इट ऑर्डर्ड दैट द अटैचमेंट ऑर्डर dated इतना and the corrigendum dated issued by the respondent and is confirmed by the adjudicating authority under PMLA court is nullity and non-extant law in view of section 14(1)(a), 63 and 238 of the। तो उन्होंने कहा कि वो जो पीएमएलए वाला जो कन्फिस्केशन ऑर्डर है उसको नलिटी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और नॉन एस्टेंट लॉ मतलब जैसे एग्जिस्ट नहीं करता। एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन प्रोसीड टू टेक चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड डील विद देम अंडर आईबीसी एज इफ देयर इज नो अटैचमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई आरपी जो है, आरपी विल टेक चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टीज जैसे कोई ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर इशू ही नहीं हुआ। सर इसके अगेंस्ट, हाँ बोलिए बोलिए। उसमें पीएमएलए एक में तो ऐसा है ना कि वो मान लो कि जो क्राइम रिसीव है प्रोसीड है उसमें से उसने प्रॉपर्टी परचेस किया है तो अटैचमेंट होगा ना सर उसका? हाँ वो तो होगा ही। तो सर फिर वो इलीगल प्रॉपर्टी है तो फिर वो कैसे सीआरपी में बेचने का यानी कि उसको रिजोल्यूशन प्लान में एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो प्योर नहीं है ना। वो जो प्रॉपर्टी है वो तो क्या है क्राइम प्रोसीड से आई है यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से हुई है। तो प्रॉपर्टी तो क्या बोनाफाइड इंटेंशन से परचेस नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे है, ऐसा होता है। वो एक्चुअली क्या होता है जो फैक्ट्स ऑफ द केस है ना, फैक्ट्स ऑफ द केस में ये रहता है नॉर्मली, ऐसा नहीं रहता। देखिए एक आदमी है, एक आदमी कंपनी चला रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली तो ये क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मान लो किसी को जेल भेजना है, जेल किसको भेजोगे? कंपनी को तो भेजोगे नहीं, डायरेक्टर को भेजोगे। हाँ, ठीक है, तो नॉर्मली जो प्रोसीडिंग चलती है वो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में होती है नॉर्मली। ठीक है, और डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी जहां पर भी हो, चाहे कंपनी में हो चाहे उनकी पर्सनल हो, उसको वो अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा कि भाई अगर ये पीएमएलए और आईबीसी का दोनों का पर्पस अल्टीमेटली तो एक ही है। अल्टीमेटली तो ये है कि भाई जिसको पैसे देने, जो क्रेडिटर है कंपनी के, उनको पैसे मिले। ठीक है, अब मान लो कंपनी वालों ने कोई फ्रॉड कर लिया। ठीक है, एक कंपनी है
मान लो कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब 10 करोड़ रुपए जो पड़े हैं, मान लो उन्होंने क्या किया, वहां से गायब करके और कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली अगर वो रिकवर करके पैसे आएंगे कंपनी के पास आएंगे, कंपनी के पास आएंगे तो किसको मिलेंगे, क्रेडिटर को मिलेंगे, जो कंपनी के क्रेडिटर है उन्हीं को तो मिलेंगे ना। हाँ सर। तो इन्होंने कहा भाई पीएमएलए जो है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आईबीसी में कम टाइम लगेगा, और अल्टीमेट पर्पस वही है कि क्रेडिटर को पैसे मिलने हैं, तो आईबीसी में चला लो प्रोसीडिंग, ये है। बराबर सर। और सर उसमें कोई क्वेश्चन आया एमसीक्यू में कि पीएमएलए एक और यानी कि आईबीसी का ओवर राइडिंग है 238 में, पीएमएलए में तो यस करने का ना। भाई देखो ऐसे है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं। कहीं पर ये कहता है कि दोनों, जैसे हमने के सभी एनसीएलटी में पढ़ा था, उसमें क्या कहा था, हाई कोर्ट में था, तो उसमें ये कहा था कि दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों की पैरेलल प्रोसीड, दोनों पैरेलल हैं और कोई भी ओवरराइड नहीं करता एक दूसरे को, ठीक है। ये एनसीएलटी वाली ये जो जजमेंट है, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये प्रोविजंस ऑफ आईबीसी विल ओवरराइड द पीएमएलए। सर हाँ जी, इसमें एक ऐसा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि पीएमएलए प्रोसीडिंग्स आर सिविल प्रोसीडिंग्स, दे हैव रिलाइड अपॉन बैंक ऑफ इंडिया का एक केस दिया है उन्होंने, तो उसको हम सिविल पर प्रोसीडिंग कह सकते हैं पीएमएलए को, क्रिमिनल टाइप है ना। नहीं, पीएमएलए को सिविल प्रोसीडिंग तो नहीं कह सकते, पीएमएलए को तो इसने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कहा। नहीं, उन्होंने लिखा है उसमें कि इट हैज बीन ट्रीटेड एज सिविल प्रोसीडिंग्स अंडर दैट बैंक ऑफ इंडिया का केस। नहीं, इसमें और वो एक्चुअली कोई फैक्ट्स ऑफ द केस उसमें थोड़ा डिफरेंट होंगे, इसमें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही कहा। ये आईबीबीआई की साइट से ही लिया गया है, ये जो यहाँ पढ़ रहा हूं मैं, ये आईबीबीआई की साइट से ही लिया गया है। इन्होंने जो जिस्ट दिया है, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर पीएमएलए विल टेक ए लॉन्गर टाइम। वो पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस में कुछ ऐसा होगा जिसमें लिया होगा बैंक ऑफ इंडिया वाले केस में। इस केस में तो इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही माना। आगे चलते हैं, एक बार ऐसा है, इसको पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम ओपन हाउस कर लेंगे। कल हम क्या करेंगे, चारों जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी और एनसीएलटी, फिर इसमें जो भी डिस्कस करना होगा कल हम चारों में से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, अलग से। अभी एक बार इनको समझ लेते हैं, आप भी पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर कल हम इसको पूरा डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी केस। और बेटर रहेगा अगर आप ग्रुप में सुबह में लिख देंगे तो उस चीज को और भी ज्यादा डिटेल में हम क्या करेंगे, केस लॉ से ही पढ़ लेंगे, पूरा टेक्स्ट से पढ़ लेंगे, टेक्स्ट तो हमारे में है ही, टेक्स्ट से पढ़ लेंगे हम वो केस। अगला केस इसमें आता है इन द मैटर ऑफ एयरसेल लिमिटेड। इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा कि जो टेलीकॉम लाइसेंस है ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कैन बी कैंसल्ड। अगर मान लो कोई कंपनी सीआईआरपी में है तो क्या उसका जो टेलीकॉम लाइसेंस है जो कि ग्रांटेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अंडर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है? क्योंकि सीआईआरपी में है, इसका मतलब पेमेंट तो वो कर नहीं रही। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वुड शो इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द सीडी इफ इट होल्ड्स लाइसेंस। भाई एक टेलीकॉम लाइसेंस वाली कंपनी वो खरीदना चाहता है, मान लो कोई, ठीक है ना, तो अगर उसमें टेलीकॉम लाइसेंस ही नहीं होगा तो उस कंपनी को कौन खरीदेगा, ठीक है। अगर एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर में से बैटरी ही निकाल दोगे तो उसको कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो since no other valuable asset is available to the CD, no resolution applicant could show interest in its business revival. तो इसलिए जो लाइसेंस है इट इज द sine qua non, मतलब इसेंशियल है फॉर गेटिंग गुड रेजोल्यूशन प्लान। तो आप एक अच्छा रेजोल्यूशन प्लान अगर आपको चाहिए तो ये टेलीकॉम लाइसेंस तो होना ही चाहिए। सेक्शन 14(1)(d) क्या कहता है, सेक्शन 14(1)(d) ऑफ द कोड प्रोहिबिट्स रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर इन पोजेशन ऑफ द सीडी, ठीक है। तो सेक्शन 14(1)(d) भी प्रोहिबिट करता है कि भाई कोई भी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो सीडी के पोजेशन में है तो उसको कोई भी ओनर या लेसर रिकवर नहीं कर सकता। दिस प्रोहिबिशन इज आल्सो एप्लीकेबल टू डीओटी, ठीक है। तो यूज ऑफ लाइसेंस या स्पेक्ट्रम जो है इट इज अकिन टू एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। तो जैसे एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज होते हैं इसी तरह का ये भी स्पेक्ट्रम लाइसेंस या जो टेलीकॉम लाइसेंस है वो भी है, विदाउट विच सीडी कैन नॉट रन इट्स टेलीकॉम बिजनेस, ठीक है।
तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंस्ट्रक्टेड द डीओटी नॉट टू मेक एनी अटेम्प्ट टू कैंसिल द सीडी लाइसेंस। होता क्या है भाई, कोई कंपनी सीआईआरपी में चली जाए, पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये नोटिस दे देते हैं इसको कि भाई तुम्हारा टेलीकॉम लाइसेंस क्यों ना आपका कैंसिल किया जाए, बताओ। ठीक है, तो ये एनसीएलटी में चला गया। एनसीएलटी ने कहा कि भाई डीओटी जो है लाइसेंस नहीं कैंसिल नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। In सर the वो जो matter of- अमेंडमेंट लाए थे सर, इसमें रिगार्डिंग कौन सा? नॉन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस वगैरह, ये केस की वजह से लाए थे क्या एयरसेल लिमिटेड का? सर एक्सप्लेनेशन भी था ना सर 14D में, उसमें लेकिन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ करंट ड्यूज भी थी ना उसमें कंडीशन। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ड्यूज को दो पार्ट में आप डालो, एक तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के और एक बाद के। अगर करंट ड्यूज वो पेमेंट कर रहा है, करंट ड्यूज तो वो पेमेंट करेगा ही, क्योंकि देखो अगर स्पेक्ट्रम लाइसेंस उसका यूज हो रहा है, इसका मतलब वो पैसे भी ले रहा है, बिलिंग भी कर रहा है ना। भाई लाइसेंस यूज कैसे होगा, जो अगर कोई एयर स्पेस आपका यूज कर रहा है तो आप बिल भी कर रहे हो उसको, उससे पेमेंट भी आ रही होगी, तो करंट ड्यूज आप दो। करंट ड्यूज भी नहीं देते तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन पुराने वाले के लिए आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगला इसमें आता है इन द मैटर ऑफ जीएनबी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, द सीडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 33 seeking CIRP oblique liquidation. It submitted that it did not have any operations in the past 5 years. अब इसमें ये हुआ कि जो कंपनी थी इसने खुद ही एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 10 में, है ना, विद सेक्शन 33। इन्होंने कहा कि भाई हमारी कंपनी को CIRP या लिक्विडेशन में आ जाए, हमारे पिछले 5 साल में कोई ऑपरेशंस नहीं है, लायबिलिटी इतनी है और एसेट्स कोई है नहीं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डायरेक्ट लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया, डायरेक्टेड लिक्विडेशन विदाउट एडमिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। तो उन्होंने कहा भाई ये देखो ऐसे है, हम आईआरपी अपॉइंट करें, ये करें वो करें, तो इसका डायरेक्ट ही लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया, मतलब विदाउट इनिशिएटिंग सीआईआरपी। नॉर्मली क्या होता है, पहले सीआईआरपी होती है और सीआईआरपी में अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता या आता है तो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर या उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो लिक्विडेशन ऑर्डर होता है। इसमें ये था कि लाइबिलिटी थी, एसेट्स कुछ थे नहीं, तो इन्होंने डायरेक्ट ही लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा, देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रेजोल्यूशन प्लान लाइकली टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ सीआईआरपी। भाई 2 स्टेजेस में होता है किसी भी कंपनी का आईबीसी में प्रोसीडिंग, पहले सीआईआरपी फिर लिक्विडेशन। इन्होंने कहा भाई कोई रेजोल्यूशन प्लान आने की तो है ही नहीं, ठीक है ना, एंड दस इट वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर to put the corporate applicant debtor under liquidation process in order to liquidate the company rather than to put it in CIRP in the first place. तो भाई ये आवाज कहां से आ रही है जनक शाह जी, क्या सूप पी रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं यार इतनी गड़बड़ मत करो। There is hardly any possibility of any resolution plan likely to be received during first stage of CIRP. ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई पहले हम इसका सीआईआरपी करें, फिर लिक्विडेशन करें, एसेट्स कुछ है नहीं, लायबिलिटी है, तो डायरेक्ट ही इन्होंने लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया इस केस में। So, sir, this shall be treated as a going forward as a law that if there is a similar situation like this organization or this company, one can go straight forward for liquidation. नहीं वो तो देखो जी ऐसा होता है, ये तो जो केसेस होते हैं तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर होते हैं। हाँ नेचुरली अगर सिमिलर फैक्ट्स हो तो एनसीएलटी में कह तो सकते ही है ना, बट एनसीएलटी का व्यू है अपना, भाई वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहती। जरूरी नहीं हो सकता वो कह देगा कि भाई ठीक है आप इसका फोरेंसिक ऑडिट कराओ। भाई ऐसा है, कंपनी जब शुरू हुई थी तब तो एसेट्स होंगे ही ना, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के व्यू के ऊपर होता है। भाई एक एनसीएलटी वाला ऐसा भी कह सकता है भाई जब कंपनी शुरू हुई थी तब तो इसके पास एसेट्स थे ही, तो गए कहाँ, उसका ट्रांजैक्शन ऑडिट करा दो। आज की डेट में एसेट्स नहीं है ना, लेकिन पहले तो होंगे ही। हाँ जी, तो जो पहले होंगे वो कहाँ गए वो बताओ, वो डिपेंड करेगा व्यूज के ऊपर कि एनसीएलटी क्या व्यू लेती है। Sir, or section 33 is very clear that during the pendency of the CIRP, one has to apply for liquidation. So without the CIRP, how can they straight away go to the liquidation? But in this case, they straight away went to liquidation because there were no assets in the company. Actually, it depends upon the circumstances of the case, and as discussed, depends upon the view of the adjudicating authority as well. तो ये तो केस टू केस है, हम तो यहाँ केस स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो केस टू केस ही हमें देखना है उस चीज को। अब दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है, मान लो एनसीएलटी में कोई गया बोला एसेट्स नहीं है, अरे भाई एसेट्स नहीं तो गए कहाँ,
जब कंपनी थी तब तो कैपिटल जब आई थी तो इधर एसेट्स भी तो आए होंगे, बैंक में आया होगा, वो गया कहाँ, पहले उस चीज को देखो। सर एक केस है, वो तो CIRP के थ्रू ही होगा ना फिर। हाँ जी। सर एक केस है हमारा, मैं उसमें आरपी ने मुझे अपॉइंट कर रखा है, अबलेज हाँ। करके केस है। हाँ हाँ उस केस में एमएलएम कंपनी बनाई थी, ठीक हाँ, है। ठीक है। हाँ। और एमएलएम कंपनी बना के उसमें करीब इस वक्त 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। बड़ी मुश्किल से लिक्विडेशन में आए हैं हम, हम्म। लेकिन 3-4 साल पहले ही वो ईडी ने अटैच कर ली सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ। हाँ तो हाँ। हमने अभी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम्म। और तीन मतलब ये केस चल रहा है 2017 से। हाँ। तो इसमें जो है अभी ईडी जो है, ईडी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। हाई कोर्ट में डेट अभी जब से कोरोना शुरू हुआ तब से तो और परेशानी हो गई है इसमें। हाँ हाँ। जैसे अभी आपने एक बार बताया था कि हम जो है मैक्सिमम दिन जो है वो 300 कुछ डेज बताए थे आपने, 330 डेज बताए थे ना मैक्सिमम हाँ आपने। हाँ। तो करीब मेरे ख्याल से 3 साल से ऊपर हो गया है हमारा जब केस के पास में। और ईडी की एनसीएलटी सुनता ही नहीं था, शुरू में भी नहीं सुन रहा था। तो अभी हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में डेट होती है तो कब 2-3 बार तो डेट नहीं मिली अभी हमें। नहीं देखो, धरनी ये केस में कहा भी तो सही ना, शायद धरनी शुगर में ही था कि 330 को आप ऑर्डिनरीली पढ़ो, मैंडेटरीली मत पढ़ो। अगर डिले हुआ है रीजन से तो वो 330 भी कोई ऐसा सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, 330 के बियॉन्ड भी जा सकते और हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें जो आरपी की फीस है वो 14 लाख रुपीज पर मंथ है, लेकिन हम्म। अभी तक उसको 1 रुपए भी नहीं मिला है। और ऐसा जो कोई, कुछ हाँ होता है, कई बार होता है। वो जिसमें जो भी जो लीगल फीस जा रही है उसकी, वकील की, वो 4-5 लाख रुपए तो जेब से जा चुकी है अभी तो। सबका मतलब वो अभी कुछ हो नहीं रहा है इसमें। कोई नहीं, वो एक अलग मैटर है। अब तो हम केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं, इसको करते हैं। हाँ जी। सर ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो अंडर सेक्शन 7 के बदले डायरेक्ट 33 में जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे है, आपको जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन हाँ तो 7, 9 और 10 में ही लगती है। हाँ हाँ। एप्लीकेशन 7, 9 और 10 में लगती है ना। एप्लीकेशन तो क्या होती है, एप्लीकेशन का मतलब तो होता है भाई एडमिट करो, ठीक है। हम्म, एनसीएलटी एडमिट करती है, या तो हम्म। फाइनेंशियल क्रेडिटर लगाएगा, या ऑपरेशनल क्रेडिटर लगाएगा, या कॉर्पोरेट क्रेडिटर खुद लगाएगा। सीआरपी के लिए है ना इस सर केस वो में 789। अरे नहीं, देखो ऐसे सुन तो लो यार पहले। 7, 9 और 10 में ही एप्लीकेशन लगती है। इसमें सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन थी, कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई थी। तो कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई, इन्होंने कहा भाई हमारी लाइबिलिटी लाइबिलिटी एसेट्स कुछ नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि IRP अपॉइंट करेंगे, CIRP शुरू करेंगे, जब कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, कोई रेजोल्यूशन प्लान आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है इसका लिक्विडेशन ही कर देते हैं सीधा। बराबर बराबर। कई बार एनसीएलटी के माइंड में भी कई बातें रहती हैं, जैसे इन्होंने बताया भाई ये भी रहता है, आरपी भी तो अपनी फीस लेगा, उसका मीटर भी चलेगा। जब कंपनी में कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा, है ना। बराबर सर। मान लो वो 3 महीने इसमें वेस्ट कर देगा, तो 3 महीने की फीस उसकी और हो गई, और देनदारी बढ़ जाएगी। कंपनी के एसेट्स जो है, इसका IBC का पर्पस तो मैक्सिमाइजेशन है, ये तो मिनिमाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं। जो हाँ है सर। वो भी जाता रहेगा और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज है। अगला देखते हैं। अच्छा सर, एक ना कंपनी हमारी है जिसमें हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, ओके। और लायबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से होल्डिंग कंपनी ने सारा पैसा भेजा हुआ है, ठीक है ना सर। और एसेट वगैरह तो कुछ है नहीं कंपनी में, कंपनी ने सारे एसेट, डेटर्स वगैरह और क्रेडिटर्स की पेमेंटें कर रखी है। तो इसके लिए तो सीधा लिक्विडेशन में ही जाना उचित रहेगा। नहीं, क्योंकि आपके वो हाथ में तो नहीं है ना। देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में है कि क्या करना चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखेगी आप कैसे केस को प्रेजेंट करते हो, और एडजुडिकेटिंग आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि जी ऐसे है कि ये तो जो है इट विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द IBC, वी कंटिन्यू विद CIRP, है ना। आप तो इस तरह से केस को प्रेजेंट करोगे कि जी ऐसे है, देखो आप IRP RP भी अपनी फीस लेगा, कंपनी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा क्यों जब एसेट्स ही नहीं है तो, ठीक है ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिवर्स व्यू भी ले सकती है कि भाई ऐसा है, तुम इतने बेकरार क्यों हो रहे हो लिक्विडेशन के लिए, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करो कि इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी,
नहीं, वो लॉस है, कंपनी में लॉस है, ऐसी नहीं है सर। वो तो बिल्कुल खाली 2-2.5 करोड़ की जो इनकी कमर्शियल बोरोइंग है, वो बोरोइंग इज फ्रॉम हेड ऑफिस है, अपने होल्डिंग कंपनी की है। इफ दे गिव द इन राइटिंग दैट वी डोंट वांट हाँ टू, तो ठीक है, माने, हम्म। हाँ, तो उस चीज को हम यहाँ ना मेरे को डिस्कस उस, करके उसको तो ग्रुप में डिस्कस हैं? कर लेंगे। अभी तो ऐसा है, अभी हम केस लॉ पे चलो डिस्कस ठीक कर ठीक ले है, पहले, चलाइए सर, चलाइए है ना। चलाइए हाँ, चलाइए। बट मैंने इन जनरल आपको बता दिया किस तरह से दोनों का व्यू रह सकता है ना। अगला केस देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज। इस केस में क्या हुआ कि देयर वर एप्लीकेशन डिमांडिंग एंड अपोजिंग कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग। कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो वो कंपनीज क्यों बनाते हैं? वो कंपनीज फाइनेंस के पर्पज से भी बनाते हैं, टर्नओवर पर्पज से भी बनाते हैं कि भाई एक कंपनी एक रॉ मटेरियल बनाएगी, वो रॉ मटेरियल दूसरे को सेल कर देगी, है ना। तो जो एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट बन जाता है, और अलग अलग से ऐसी कंपनियों को लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है ना। तो अब इसमें ये हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इन कंपनियों की जो प्रोसीडिंग्स है उसको कंसोलिडेट कर दो, सारे को मिला करके दो। कुछ ने कहा कि नहीं भाई अलग अलग इनको करो। जैसे मान लो 20 कंपनी है एक ग्रुप में, ठीक है। अब 20 कंपनियों में क्या है, मान लो कोई पिक्चर ट्यूब बना रही है, कोई उसकी स्क्रीन बना रही है, कोई उसकी अब सर्किट बना रही है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो है उनको खरीदने वाले कम होंगे, लेकिन पूरे यूनिट को अगर खरीदोगे तो वो ज्यादा सही होगा। तो कुछ ने कहा भाई इनको, इनकी प्रोसीडिंग जो है ये वीडियोकॉन ग्रुप की जो प्रोसीडिंग है इसको कंसोलिडेट कर दो। कुछ ने कहा नहीं नहीं अलग अलग करो। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई देखो ऐसे हम कोई ब्लैंकेट व्यू नहीं ले सकते, ठीक है ना, कि भाई एंटायर ग्रुप इज फिट टू बी कंसोलिडेटेड सिंपली बाय कनेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय कॉमन मैनेजमेंट, क्योंकि सिर्फ कॉमन मैनेजमेंट है। ऑन दिस प्ली अलोन वी कैन नॉट टेक अ ब्लैंकेट व्यू, ठीक है। ईच यूनिट और सब्सिडरी शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स मेरिट्स। उन्होंने कहा भाई हर एक यूनिट या सब्सिडरी को अलग अलग आप एग्जामिन करो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं टू डिस्टिंग्विश द यूनिट इनटू टू कैटेगरी। उन्होंने कहा भाई 2 कैटेगरीज में बांट दो, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? ए कैटेगरी ऑब्लिक क्लासिफिकेशन ऑफ दोज केसेस कैन बी मेड वेयर द बिजनेस ऑपरेशंस आर सो डिटेल्ड दैट देयर मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट। भाई उन्होंने कहा भाई कई तो ऐसे इतने ज्यादा आपस में मिक्स्ड हैं कि भाई उनके ऑपरेशंस भी मिलते हैं, स्टाफ भी कॉमन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, लोन फैसिलिटीज आर सो इंट्रिकेटली इंटरलिंक्ड दैट सेग्रीगेशन में रिजल्ट इन एन अनवायबल सिचुएशन। तो कुछ तो ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें अगर हम इकट्ठा करके बेचेंगे तो ज्यादा वायबल होगा, अगर हम, क्योंकि सारी चीजें इंट्रिकेटली लिंक्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे यूनिट को तो इकट्ठा करके आप इनकी प्रोसीडिंग चला दो। Over and above, most important is that if segregated, the possibility of restructuring or the option of maximization of value of assets becomes so bleak which shall overweigh the consolidation, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर हम सेग्रीगेशन करें तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग या मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में ऐसी हो सकती हैं जहां पर अकाउंट्स तो इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट एग्रीमेंट लाइबिलिटीज भी कॉमन हो गई, लेकिन एसेट्स जो है वो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। बहुत सारी जगह क्या होता है, एसेट्स आइडेंटिफाइबल होते हैं लेकिन लाइबिलिटीज कॉमन होती है क्योंकि डेट कॉमन है, ठीक है। तो hence on segregation, the independent structure of each unit shall survive, which shall also result into viable, profitable restructuring proposals. तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो है viable proposals आ जाएं restructuring के। तो ये जो इस कैटेगरी के केसेस हैं, although for the limited purpose of signing of certain documents through which loan facilities might have been common, ऐसा हो सकता है कि भाई लोन फैसिलिटीज तो कॉमन हो, ठीक है। मान लो 4 यूनिट है, 4 यूनिट के हो सकता है कि लोन फैसिलिटीज तो कॉमन है लेकिन एसेट्स आपके डिफरेंट हैं, ठीक है। बट दैट कैन बी सेग्रीगेटेड सो दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर आइडेंटिफाइबल सेपरेटली, thus facilitating a good investor। तो ऐसा हो सकता है इनमें सेपरेटली भी अच्छे इन्वेस्टर मिल जाएं। कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जिसमें सारी चीज मिक्स है, स्टाफ भी मिक्स्ड है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी मिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन भी मिक्स्ड है, लोन भी मिक्स्ड है, तो उनको तो अलग अलग करने से फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जिसके एसेट सेपरेट हैं और सिर्फ लोन लायबिलिटीज कॉमन है, ठीक है। तो उन केसेस में हम सेग्रीगेट भी करके बेच सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है, अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर्ड
that the assets and liabilities of 13 video companies should be substantively consolidated. तो उन्होंने कहा भाई 13 कंपनी तो ऐसी हैं जिनको आपस में कंसोलिडेट कर दो, क्योंकि कॉमन कंट्रोल है, कॉमन डायरेक्टर है, कॉमन एसेट्स हैं, कॉमन लाइबिलिटीज है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरलेसिंग ऑफ फाइनेंस है, कोएग्जिस्टेंस फॉर सर्वाइवल है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है, इंटरवाइंड अकाउंट्स हैं, इंटरलोपिंग ऑफ डेट्स है, सिंगलनेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ यूनिट्स है, कॉमन फाइनेंशियल क्रेडिटर है और कॉमन ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है। तो इनको तो इकट्ठा करके बेचो और बाकी जो है उनको सेग्रीगेट करके। ठीक है, तो जो रिस्ट्रक्चरिंग के प्रपोजल है, जो आपने जो भी प्रपोजल मंगाने हैं 13 कंपनीज के तो इकट्ठे मंगाओ, बाकी कंपनीज के अलग अलग मंगाओ। ये है, हम इकट्ठा ऐसा भी नहीं ले सकते भाई पूरे ग्रुप को कंबाइन कर दो या पूरे ग्रुप को अलग अलग करके बेचो। ठीक है, अगला केस इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आधुनिक मेटलिक्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, द लिक्विडेटर फाइल्ड एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिटी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड बिटवीन जुलाई 18, 2018 and July 7, 2019 when the CD was supposed to be revived under resolution plan approved on July 17, 2018। ठीक है भाई, आपका जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल डेट है वो है जुलाई 17, और उसके बाद में जो क्लेम आए उनका क्या होगा। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो क्लेम आए हैं ये ना तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट है, ना ही ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट है, और दे कैन नॉट बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर ड्यूज। ठीक है, तो इनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी ओवर अदर ड्यूज। ये है, क्या होता है अगर मान लो किसी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो गया तो उस केस में क्या होता है कि भाई आपको क्लेम बाद वाले तो एंटरटेन होते ही नहीं। ठीक है, एक केस हम पहले देख चुके हैं कि रेजोल्यूशन प्लान अगर आपका अप्रूव हो गया उसके बाद में अगर क्लेम आए तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसने किसी बेसिस पर अपना रेजोल्यूशन प्लान बनाया, उसको एसेट्स बताए गए, उसको लाइबिलिटीज बताई गई, भाई इस कंपनी में इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, उसने उस हिसाब से रेजोल्यूशन प्लान दिया। अब आप कहते हो नहीं जी ये इतनी और लाइबिलिटी है ना, तो वो उन लाइबिलिटीज को बेकार, वो समझ लो दे विल स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है, और बाद में लिक्विडेशन हो गया, तो फिर ऐसा नहीं कि वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो वो लेकिन क्लेम्स में तो आएंगे। अगर रेजोल्यूशन प्लान पहले अप्रूव हो गया और बाद में लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया तो उस केस में लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला केस आता है इसमें गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड। इसमें क्या कहा, द लिक्विडेटर सॉट डायरेक्शन of the adjudicating authority against the secured creditors to either relinquish their security interest or to proceed under section 52। अब इसमें ये कहा कि भाई ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके पास 1 महीने का पीरियड रहता है, या तो भाई वो बताए कि मैं अपनी सिक्योरिटी एक्सरसाइज करूंगा या रिलिंक्विश करूंगा। मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो लिक्विडेटर फिर इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कहा और उसमें ये कहा कि भाई ये बता ही नहीं रहा कुछ कि भाई इसने रिलिंक्विश करनी है या ये प्रोसीड करेगा सेक्शन 52 में। इस तरह से तो लिक्विडेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट लिक्विडेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल एफसीज, इट डायरेक्टेड दैट देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट स्टैंड रिलिंक्विश्ड। तो उन्होंने कहा भाई इनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट खत्म। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का खत्म मतलब आप बेच सकते हो उस चीज अगर ये कुछ बता ही नहीं रहा तो। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज। इस केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ द CDs फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेरियस क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू इट वाज एडमिटेड। ठीक है, तो CIRP की एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो गई थी। तो ड्यूरिंग द हियरिंग इट वाज सबमिटेड दैट द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द CD बाय ए फॉरेन कोर्ट। तो वहां पर यह पता चला हियरिंग में कि भाई इसकी तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग किसी फॉरेन कोर्ट में भी चल रही है। ठीक है, मिस्टर R मुल्दर, एडमिनिस्ट्रेटर इन बैंक्रप्सी ऑफ जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड इन नूड हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, filed a written submission in the capacity as intervener stating that while judgment dated 21st May 2019 honorable Noord Holland District Court passed an order of bankruptcy against
Jet Airways India Limited as per the provisions of Bankruptcy Act prevailing in the Netherlands. तो इन्होंने कहा भाई नीदरलैंड कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है इसके अगेंस्ट में. तो while noting that section 234 and 235 of the code are yet to be notified. तो जब का ये केस है उस टाइम क्या हुआ था कि सेक्शन 234 और 235 जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेट करते हैं वो नोटिफाई नहीं हुए थे. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई ऐसा है, जो फॉरेन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते यहाँ पर. Therefore, we as the adjudicating authority are not empowered to entertain the order passed by the foreign jurisdiction in the case. क्योंकि ये जो हॉलैंड का कोर्ट है, हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, उसको हम यहाँ एंटरटेन नहीं कर सकते. ठीक है. Where the registered office of the corporate debtor company is situated in India and the jurisdiction specifically lies with this court. Therefore, we cannot pass any order to withhold the insolvency proceedings pending in our court. तो उन्होंने कहा हमारे कोर्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, हमारा जुरिस्डिक्शन है क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस इसका इंडिया में है. ठीक है. तो हम यहाँ के जो अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं इनको विदहोल्ड नहीं कर सकते. ठीक है. Based on the order of insolvency passed by any other jurisdiction which is not authorized to pass order. भाई ये क्या खटखट चला रखी है यार. ये सर एक बार सबको म्यूट करने बोलिए, 2-3 आदमी भी अनम्यूटेड है. ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. Therefore, we as the adjudicating authority are not empowered to entertain the order passed by the foreign jurisdiction in the case. ठीक है. तो इन्होंने कहा भाई ऐसे है, जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन ने कोई ऑर्डर पास किया हम उसको यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, जुरिस्डिक्शन हमारे कोर्ट हमारे पास है. ठीक है ना. तो देयरफॉर वी कैन नॉट पास एनी ऑर्डर टू विदहोल्ड. तो यहाँ वाली जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, हम उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते कि भाई फॉरेन जुरिस्डिक्शन में कोई ऑर्डर पास हो गया which is not authorized to pass order for the company which is registered in India and the jurisdiction solely lies with this court. उन्होंने कहा भाई हमारे आईबीसी के हिसाब से 234, 235 जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वाले वो तो नोटिफाई हुए नहीं, हमारे जुरिस्डिक्शन है. तो अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी पास हुआ है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. तो इन्होंने कहा इट क्लैरिफाइड दैट द ऑर्डर ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज ए नलिटी इन द आईज ऑफ द लॉ. ये जो ऑर्डर है ये नलिटी है इन द आईज ऑफ द लॉ एंड सच ऑर्डर कैनॉट बी गिवन इफेक्ट. ठीक है. ये मैं बता दूं इसके साथ साथ कि यही केस बाद में एनसीएलटी में भी गया था और एनसीएलटी ने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया था. While admitting the application, the adjudicating, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमें एनसीएलटी वाला पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको इस हिसाब से ही पढ़ना है. तो सर इसका एनसीएलटी वाला केस इसमें नहीं है सिलेबस में, हमारे सिलेबस में नहीं है. नहीं नहीं. एनसीएलटी में ये कहा था कि भाई उसको भी आप इन्वॉल्व कर लो, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपनी सीओसी में ले लो. इसका जस्ट रिवर्स कहा था जो एनसीएलटी ने कहा, लेकिन हमें तो सिलेबस में जो है वो पढ़ना है. ओके. It clarified that the order of the foreign court is a nullity in the eye of law and such order cannot be given effect. While admitting the application, the adjudicating authority directed the IRP to, उन्होंने कहा भाई ठीक है जो आईबीसी में जो लिखा है आप फॉरेन जजमेंट को इग्नोर करो, आपने जो करना है यहाँ पर करो. ठीक है. और इन्होंने कहा कि it directed the IRP to proceed in the matter with immediate effect without being influenced by order of the Noord-Holland District Court, Netherlands. It advised that every effort should be made by the IRP, RP and member of COC to expedite the matter and try to finalize the resolution plan on a fast track mode, and they should not wait for the expiry of the statutory period of 180 या 270 days. ठीक है. तो उन्होंने कहा तुम अपना काम करते रहो, फॉरेन कोर्ट के अवार्ड से हमें कोई मतलब नहीं है. सर हाँ जी. ऐसा ब्लैंक क्वेश्चन आ गया कि वेदर फॉरेन कंट्री का ऑर्डर वेदर अब तो है ना. अब तो देखिए आज की डेट में ये तब का केस है जब वो 234, 235 नहीं. देखो ऐसा दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. एक तो ये कि इस केस में क्या जजमेंट हुआ, इस केस में वो तो हमें इस केस के हिसाब से आंसर. हाँ बराबर. अगर ये कि इस केस की बात नहीं करके इन जनरल पूछता है वो, तो फिर तो वही होगा कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज. अच्छा, लेकिन हमको तो पता ही नहीं बिकॉज वी हैव नॉट रेड दैट एनसीएलटी का जजमेंट. सो हाउ डू वी आंसर दैट? आई मीन नहीं मैं क्या बताऊं. सपोज टू नो. देखो ऐसे है, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है. एक तो ये इसी के रेफरेंस में पूछे.
अगर इसी के रेफरेंस में पूछे तो जो यहाँ जजमेंट है वही भाई हमें बताना पड़ेगा। अगर इन जनरल पूछता है आपसे कि भाई ऐसा है कोई कंपनी ऐसी है जिसका फॉरेन का भी अवार्ड आ चुका है, तो उस केस में क्या करोगे, तो यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। आंसर ये है। ओके सर। इन द मैटर ऑफ किरण ग्लोबल केम लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ, आरपी sought permission to have access to GST portal account to file GST return during CIRP and to pay the net GST liability from the date of, एक मिनट आप मुझे देंगे प्लीज, मैं जरा ना किसी का फोन आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आप? हाँ सॉरी, एक्चुअली मैंने ना म्यूट कर लिया था अपने को। तो आरपी ने क्या कहा, आरपी ने कहा भाई जो जीएसटी पोर्टल है इस पर हमें करंट रिटर्न फाइल करने की परमिशन दो, क्योंकि पोर्टल तो अलाउ नहीं करता ये चीज। पोर्टल तो कहता भाई पहले पुरानी रिटर्न फाइल करो, बाद में नहीं करो, पहले पुरानी पेमेंट करो, फिर नई पेमेंट अलाउ करता वो। तो इन्होंने कहा भाई देखो ऐसे आईबीसी में तो सिचुएशन डिफरेंट है, आईबीसी में पुरानी पेमेंट तो हम करेंगे नहीं, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की है वो तो वहां पर लायबिलिटी फ्रीज हो गई, वो बाद में करेंगे, करंट ड्यूज हमसे ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये आया कि करंट ड्यूज जीएसटी पोर्टल इस चीज को अलाउ नहीं करता। तो एनसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई जीएसटी पोर्टल अलाउ नहीं करता तो आप फिजिकली ले लो इनसे, उसमें क्या दिक्कत है, या उस पोर्टल में कुछ प्रोविजन करो। यही केस था। तो द आरपी sought permission to have access to GST portal account to file GST returns during CIRP and to pay the net GST liability from the date of commencement of CIRP till its completion। तो उन्होंने कहा भाई जब से CIRP स्टार्ट हुई और जब तक कंप्लीट हुई तब तक हमसे ले लो। ठीक है, और नॉट विथस्टैंडिंग नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स फॉर द पीरियड प्रायर टू, भाई जो CIRP पीरियड से पहले का वो तो हम अभी नहीं देंगे ना, तो आप पोर्टल में हमें अलाउ करो। Adjudicating authority observed that the tax authority cannot raise an objection saying no provision has been made in GST or in software। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे सॉफ्टवेयर में प्रोविजन नहीं है तो क्या करो उसको। ठीक है, to accept such account the business happenings in the market after initiation of CIRP through debtor company will come to standstill। अब तुम ये कहोगे भाई पहले पुराना लेके आओ, पहले पुरानी सारी लायबिलिटी दो, पहले पुरानी सारी रिटर्न भरो, ऐसे तो इसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है करंट ड्यूज, तो करंट ड्यूज ले लो इससे, ये है। So it directed the authorities to allow the CD to have access to its GST net portal account and permit the RP to file GST return of the CD generated after commencement of CIRP without insisting upon payment of fast due। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे है, आपका पोर्टल अलाउ करता है नहीं करता, आप इसको ऐसे अलाउ करो कि करंट ड्यूज ले लो, और ना तो पुरानी रिटर्न अभी भरेगा ना पुराने अभी ड्यूज देगा ये। अगर ऐसे आप कहोगे सारा ही कुछ दे दो तो फिर तो कंपनियां ही बंद हो जाएंगी। ये केस था इसमें। अगला केस है इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कोटक इंडिया वेंचर फंड। इसमें क्या था, द एप्लीकेंट फाइल्ड एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रेइंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन फॉर सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। ये जो इसमें एप्लीकेंट है, कौन है एप्लीकेंट, ये इंडस बायोटेक। तो इंडस बायोटेक ने एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये इनको ये कहा कि भाई ये पार्टी जो है अपना डिस्प्यूट आपस में सेटल कर रहे हैं थ्रू आर्बिट्रेशन, सेक्शन 7 में ना जाएं। ठीक है,
CD had failed to redeem the optionally convertible redeemable preference shares as subscribed by the FC. ठीक है, जो इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर था, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास कुछ ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, ठीक है, उसको कंपनी रिडीम नहीं कर पाई इन टर्म्स ऑफ द शेयर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। और जो शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट था उसमें भी आर्बिट्रेशन क्लॉज थी। तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है इन्वॉल्व्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड फिक्सिंग ऑफ क्वालिफाइड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डेट विच आर आर्बिट्रेबल। उन्होंने कहा ये जो मैटर है ये आर्बिट्रेबल है, तो पहले आप अपना जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल कर लो, ठीक है। अब इन्होंने एप्लीकेशन तो अलाउ कर दी, ये जो एप्लीकेशन थी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, इट हेल्ड that admitting the CD into CIRP would unnecessarily push an otherwise solvent debt free company into insolvency which is undesirable। उन्होंने कहा भाई ये कंपनी जो है इसमें सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा रखी है, अगर हम सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन एडमिट कर लेते हैं तो ये तो बेकार में इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी कंपनी, ठीक है ना, विच इज नॉट डिजायरेबल, विच इज नॉट द पर्पस ऑफ आईबीसी। तो आपका ये जो मैटर है ये शेयर से रिलेटेड है और ये आर्बिट्रेबल है। आपका जो शेयर होल्डर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट है उसमें भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाओ, नहीं होगा तो फिर यहाँ तो आ ही जाना, या तो हम एडमिट कर ही लेंगे। तो ये जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन थी इंडस बायोटेक की, इसको उन्होंने मान लिया। अगला केस आता है ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस टैक्स रिकवरी अफसर। इसमें क्या हुआ, द लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू डीफ्रीज द अकाउंट्स ऑफ द सीडी व्हिच वाज अटैच्ड बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने सीडी के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज कर लिया था और लिक्विडेटर ने कहा भाई इसको डीफ्रीज करो। आपको मालूम ही होगा जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में ये होता है कि भाई वो अगर मान लो उनकी कोई डिमांड है वो बैंकर को लिख देते हैं कि भैया इसका अकाउंट फ्रीज कर दो, ठीक है। The income tax department submitted that the income tax proceedings have overriding effect against other enactments and money attached by it is no more an asset of the CD। तो टैक्स रिकवरी अफसर ने क्या कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो इनकम टैक्स जो प्रोसीडिंग्स हैं इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ठीक है, और हमने अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच कर ली तो ये तो कंपनी का एसेट्स है ही नहीं। लिक्विडेटर ने कहा कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना क्लेम फाइल कर रखा है कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, और उसको हम कंसिडर करेंगे 53 में, ठीक है ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा द मनीज ऑफ द सीडी लाइंग द बैंक अकाउंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी एन एसेट ऑफ द सीडी इवन इफ एन अटैचमेंट ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द सेम। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, इसके अगेंस्ट में अटैचमेंट ऑर्डर पास हो गया लेकिन एसेट्स तो ये कंपनी के ही हैं, ठीक है। इट नोटेड दैट सेक्शन 178 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन अमेंडेड। भाई 178 में क्या था कि भाई किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हो तो ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई 178 को अमेंड कर दिया गया है और कोड का ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया है। तो बैंक को कहा भाई जो अकाउंट आपने फ्रीज कर रखा है टैक्स रिकवरी अफसर के बेस पे उसको डीफ्रीज करो और अमाउंट रिलीज करो कंपनी को विद इन 30 डेज। ये था। अगला केस आता है SCSL बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पाल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड seeking correction of voting results wrongly computed by the IRP। क्या होता है, जैसे IRP अपॉइंट होता है वो क्या करता है, जैसे वो अपने COC बनानी होती है तो COC में वोट जो है वोट की एक वैल्यू असाइन हो जाती है। अब इसमें ये कहा कि भाई जो वोटिंग रिजल्ट्स हैं इसमें क्या हुआ है, ये रॉन्गली कंप्यूट किए हैं, ठीक है। द वोटिंग वाज ऑन द प्रपोजल टू रिप्लेस द IRP एंड अपॉइंट अनदर IP एज RP। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई ये वोटिंग किस चीज पर हो रही थी कि भाई IRP को रिप्लेस करो और दूसरा IP लाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ये रहा कि भाई IRP ने जो वोट की कैलकुलेशन की है वो गलत की है, ठीक है। It was submitted by 3 allottee applications that home buyers as class of creditors comprised of 72.39% of voting share in COC voted for replacement of IRP with a voting share of 38.92%, ठीक है। In terms of section 25A of the code, if a proposal receives more than 50% voting share of FCs in a class, the same is treated as 100% voting by the class in favor of the proposal।
However, the IRP did not file an application for his replacement. अब इसमें हुआ क्या, उसमें ये था कि जो तीन अलॉटी थे, ये 3 अलॉटी एसोसिएशन थी, ठीक है ना। अब उन्होंने ये जो 3 अलॉटी एसोसिएशन थी, इन्होंने कहा कि जो होम बायर्स हैं, ये इनके पास 72.39% वोटिंग शेयर है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इस फेवर में वोट दिया है कि आईआरपी को रिप्लेस किया जाए, ठीक है। वोटिंग शेयर इनका कितना है, 38.92%। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25A ऐसा होता है। सर ये हाँ, समझ में नहीं आता, 2.39 है, यानी कि जो उसमें जो 25 सेक्शन 25A में क्या है कि 50 वो क्लास रिप्रेजेंट करता है, जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो 50% से ज्यादा फेवर करती है क्लास, तो क्लास को वही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पूरा वोटिंग इसकी फेवर में करेगा। हेलो हेलो, हाँ जी। तो सर ये 72.39 है, वो टोटल वोटिंग का है कि वो जो क्रेडिटर्स है 3 लोग, यानी कि क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वोटिंग का शेयर है, और उसमें से उसने ये 38.92 और 72.39 समझ में नहीं आता है सर इतना। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास पेन पेंसिल है, पेन कागज है आपके पास? एक बार प्रोविजन भी क्लियर कर दीजिएगा दोबारा। आप लिखो, आप एक बार। हाँ मैं लिखता हूँ सर। हाँ, देखो ऐसे है, होम बायर पे लिखो 72.394%। होम बायर्स, हाँ, और अदर्स का था 27.706। टोटल हो गया 100%। अदर्स का कितना था सर? 27.706। हाँ बराबर। तो टोटल इसको मिलाओगे तो 100 हो जाएगा। हाँ सर हो गया। अब इसमें जो वोट किया, वोट इनमें से 38.92% ने वोट किया, ये मोर देन 50% हो गया। समझ रहे हो? देखो ऐसे है, आप इसको ऐसे समझो, जो टोटल कितना है 72.394, ठीक है। समझ में आ गया। अगर 72.394% का आधा करोगे तो कितना होगा, 36 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ सर। तो 36% की बजाय इन्होंने 38.92% ने वोट किया। 38.92% किसका है? ये होम बायर्स का। हाँ, समझ में आया सर। आप इसको ऐसे समझो कि अगर 1 लाख है टोटल, ठीक है, 1 लाख में से 72,394 के तो होम बायर है, ठीक है, और 27,706 के हैं दूसरे, ठीक है। अब अगर इसमें से जो 72,394 है, इसमें से 38,920 जिनकी वैल्यू है, जो मोर देन 50% हो गई इसकी, उन्होंने वोट किया कि इसको रिप्लेस करो। बराबर सर। अब बात यह है कि अगर मोर देन 50% कहते हैं कि भाई रिप्लेस करो, तो वो 100% माना जाता है इन ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। समझ में आया। अब होम बायर जो है ये यहाँ पर एज ए क्लास ऑफ क्रेडिटर है। 2 ही तरह से कैलकुलेशन होती है वोटिंग की, एक होती है मोर देन 50% और एक होती है इंडिविजुअल बेसिस पे। इंडिविजुअल बेसिस पे कहाँ होती है, 12A में, जो 12A जहां पर वो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है ना, 90% मेजोरिटी से हो सकता है। तो उस केस में तो क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल वोट काउंट करने, वहां पर इस तरह से नहीं है। लेकिन अदर देन 12A केसेस में अगर आप किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई क्लास में क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है ना। मान लो 100 होम बायर है, 100 होम बायर में से 60 तो कह रहे हैं यार ये मान लो, 40 कह रहे हैं मत मानो, ठीक है। तो अगर वो 40 वो इसका मतलब ये कह जाएगा कि 100 कह रहे हैं मान लो, क्योंकि मोर देन 50% ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सर, ठीक है ना। अगर मान लो टोटल डेट है 200 का, ठीक है, 100 डेट जो है होम बायर का है, होम बायर में से 60 लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया इस चीज को मान लो, 40 कह रहे हैं नहीं मान लो, तो हम ये मान लेंगे कि 100 ऐसा कह रहे हैं कि मान लो। जब 100 ऐसा कह रहे हैं मान लो, तो 50% हो गया ना 200 का 50। और अगर मान लो कोई भी चीज 66% से अप्रूव होनी है, तो अगर बाकी के 16% भी कह देंगे 100 में से, तो भी ये अप्रूवल हो जाएगी। ये है, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। हाँ सर। सर एक वो है जो सेक्शन 12A का है ना, विड्रॉल का, हेलो सर,
उसमें क्लास रिप्रेजेंटेशन होता है तो भी वहां पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं वोट करेगा, इंडिविजुअल बेसिस पे करेगा 90% के यस लिए। यस, हाँ, उसमें इंडिविजुअली काउंटिंग, होती है हर केस में। 12 में यही है कि 90%, वो भाई देखो 50% की बात ही नहीं ना, वहाँ 90% की बात है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ 66% से सारे डिसीजन होते हैं। देखो अदर देन 12 सारे ही डिसीजन जो मेजोरिटी डिसीजन होते हैं, मेजर जो 28 में है वो 66% मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये केस में मैंने आपको बता दिया कि होम बायर जो थे, होम बायर का जैसे मान लो अगर टोटल डेटा आप मान लो कि 1 लाख है, 1 लाख में से 72,394 रुपए तो होम बायर के हैं, और जो 27,706 रुपए हैं वो अदर्स के हैं। अब 72,394 अगर होम बायर के हैं, इसमें से 38,920 रुपए जिनके हैं वो कह रहे हैं कि फेवर में वोट करो। मतलब 72,000 का जो है अगर 38,920 देखो तो मोर देन 50% हो गया। इसका मतलब हम क्या मान लेंगे कि 72,394 के जो डेटर है वो कह रहे हैं कि फेवर में वोट करो, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। सर अभी उसमें समझ में आ गया, लेकिन जो मान लो कि 72,394 के अलावा जो 27,000 के ऊपर है लोग, वो भी अगेंस्ट में करेगा पूरे का पूरा, तो भी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। यस, बिल्कुल आप सही समझ गए। आप अब आप सही समझ गए, क्योंकि 72% ने तो कर ही दिया ना। हाँ सर, समझ में जब आया। 66 से इसी से हो गया, बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर। ठीक है majority ना। अथॉरिटी। तो 66 यहीं पे हो गया ना, हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, आपको समझ में आना जरूरी है, बाकी किसी को आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, मेरे को समझ में आ जाएगा तो सभी को आ जाएगा। यस, हाँ बिल्कुल, सर आप, क्योंकि इसका कमजोर कड़ी मतलब आप ही हो, कमजोर कड़ी आप ही हो। हाँ आप एक सीरियल आप आता उन्हीं था को ना, पास कमजोर कड़ी कौन सी है। हाँ जी। एनीवे, हाउ द IRP डिड नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर हिज रिप्लेस। इसने क्या कहा, इसने कहा इसने अलग अलग से कैलकुलेशन करने लगा। ये अगर जैसे 72 का 38% जो है ये इस तरह से करने लगा, भाई 66 तो हुआ ही नहीं। हिमांशु फोन आ रहे। अब आगे चलते हैं। सर डिस्टरबेंस हो रही है, जरा किसी को कहिए अनम्यूट करने के लिए। कुछ कुछ मेरे चुचू चुचू। चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ जी। तो however the IRP did not file an application. I think now it is clear. I have made it crystal clear now कि किस तरह से कैलकुलेशन है, ठीक है जी। चुक साहब क्लियर हो गया ना, जी सर, बिल्कुल है ना। exactly. हाँ, तो अब इन्होंने कहा भाई इसने इसने वो ना मोर देन 50 को 100 नहीं माना। तो अब ये क्या करने लगा, इसका ये 38.92 मतलब इसमें से जैसे अगर मान लो 38, जैसे 1 लाख मैंने आपको बताया, तो 1 लाख में से कहने लगा भाई यहाँ तो 38 जारी हुए हैं, जबकि वो मान लेने थे 72,000 उसको, ठीक है ना। अगर 1 लाख का डेट था, अगर इसमें से इसको 72,390 मान लेने चाहिए थे, इसने इसको माना कि ये 38 जारी है, तो 66 से तो कम रह गया ना ये बात है। एक और भी मतलब है कि अगर बाकी 27 में से भी पूरे ने वोट नहीं किया था वैसे तो 27 भी अगर पूरे वोट कर देते तो 38 और 27 भी मिलके कितने होते आपके, ये हो जाते 65, तो भी 66 ना होता। उसमें से भी क्या किया था, 23% ने वोट किया था, जो 27 थे ना उसमें से 23 ने वोट किया था फिर फेवर में। तो इन्होंने कहा भाई 23 प्लस जो है आपका 72 का 38, तो ये मिला लो, ये आपका 66 नहीं हो रहा। IRP ने ऐसे कैलकुलेशन दी। इन्होंने क्या कहा, कैसे कैलकुलेशन करनी है, 72 प्लस 23, ठीक है। ये है क्योंकि एज ए क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। However, the IRP did not file an application for his replacement. तो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि he raised objection to the application made by FCs for his replacement. Considering the facts and legal position, adjudicating authority held that no further inquiry is required and allowed replacement of the IRP. इन्होंने कहा भाई देखो यहीं से क्लियर है ये सारा, ठीक है ना, कि IRP ने कहा, उन्होंने कहा भाई IRP को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, ये तो COC के अगेंस्ट में आ गया, जैसे कि इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। भाई ये तो कस्टोडियन ही तो है ना, ये तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उस कंपनी में। इट लेमेंटेड दैट दिस एप्लीकेशन कुड नॉट बी एडजुडिकेटेड because of objections raised by the IRP and CIRP could not proceed for the last 6 months in view. तो 6 महीने तो इसी चक्कर में ये इन्होंने वेस्ट कर दिया टाइम।
वैसे इसने और भी ऑब्जेक्शन लगाए थे। इसने कहा था कि जी जो नया आरपी ला रहे हो इसने तो गबन भी किया है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं इस बात का, है ना। तो उन्होंने कहा ये सब अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस हैं और इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगला केस देखते हैं, इन द मैटर ऑफ ओम बेसेको रेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, ओसी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, ठीक है। द सीडी कंटेस्टेड application on the ground that the threshold default for CIRP has been raised to 1 crore. अब इसमें जो ओसी था, ओसी ने एप्लीकेशन फाइल की फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। हमें मालूम ही है कि भाई जो 24 मार्च को नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या कहा था कि 25 मार्च से जो है ये 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। पहले ये अमाउंट 1 लाख रुपए था। अब क्वेश्चन ये है कि 1 लाख कब और 1 करोड़ कब। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व दैट इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ दैट अ स्टैट्यूट इज प्रिज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव। तो उन्होंने कहा ये जो भी स्टैट्यूट होता है वो नॉर्मल प्रिजम्पशन रहती है कि प्रोस्पेक्टिव होगा जब तक कि एक्सप्रेसली या बाय इम्प्लीकेशन उसको रिट्रोस्पेक्टिव ना माना जाए, ठीक है। While admitting the application, it held that the amendment shall be considered as prospective as nothing contrary to it was mentioned in the notification. उन्होंने कहा ये जो 1 करोड़ रुपए हुआ है ये प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। भाई 1 करोड़ आने के बाद में एप्लीकेशन लगा दूं, मान लो पुराने डिफॉल्ट के लिए लगा सकता ना, लिमिटेशन पीरियड तो 3 साल का है। तो पुराने डिफॉल्ट के लिए वो मतलब 25 मार्च से पहले के जो भी हैं उसके लिए क्या होगा 1 लाख, बाद के लिए 1 करोड़। ये है क्योंकि ओसी वाली एप्लीकेशन इन्होंने एडमिट कर ली। भाई कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा जी अब तो 1 करोड़ रुपए हो चुका, इसका तो 1 करोड़ से कम है तो इसकी एप्लीकेशन ना एडमिट करो। क्वेश्चन ये था। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई कोई भी अमेंडमेंट जब ये 1 लाख से 1 करोड़ हुआ ये प्रोस्पेक्टिव है, जो पुराने वाले डिफॉल्ट है उन पे अप्लाई नहीं होगा ये। अगला केस आता है मिस्टर हरीश पी वर्सेस कैमिजोल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड वाज फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। अब इनमें जो एम्प्लॉयर था, भाई हमें पता है कि एम्प्लॉय भी जो है वो भी एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है क्योंकि उसने सर्विसेज दी है, ठीक है। ओसी कौन होता है, जिसने गुड्स या सर्विसेज दी हैं। तो एप्लीकेशन ये जो 9 में एप्लीकेशन फाइल कर दी एम्प्लॉय ने अगेंस्ट एम्प्लॉयर कि भाई मेरे पैसे नहीं दिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई आप जो है आपको पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक करनी चाहिए थी क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में भी लिखा है, ठीक है ना, कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपका जिस बेसिस पे आप ये यहाँ पर एप्लीकेशन लेके आ रहे हो, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट लगाया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है। तो उन्होंने ये कहा it noted that it is a settled position of law that the provisions of the code cannot be invoked to settle dispute or recover outstanding payment। भाई आपका क्या पर्पज है, आपका पर्पज पैसे लेना ही है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ ये रिकवरी कराने के लिए नहीं बैठे हैं आईबीसी में, आईबीसी का ये पर्पज नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो नोटेड दैट द सीडी प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी सॉल्वेंट। उन्होंने कहा भाई सीडी सॉल्वेंट है, ऐसा तो है नहीं उसके पास पैसे नहीं है, उसका मतलब आपस में आपका कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। तो while declining to admit the application, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंपनी को भी कहा कि भाई इसका ड्यूज जो है एमिकेबली सेटल कर दो, नहीं तो हो सकता है हम एप्लीकेशन एडमिट भी कर लें, ठीक है ना। which is at liberty to invoke the arbitration clause and to invoke appropriate remedy if he is agreed by the outcome of registration। उन्होंने कहा पहले arbitration clause invoke करो, arbitration आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में भी arbitration clause है, अगर उसमें भी सेटल नहीं होता तो ठीक है फिर हम करेंगे, फिर हमारे पास आ जाना दोबारा। सर ये केस बेंगलोर का है और ये मैंने ही अपीयर किया था। अच्छा, तो good। मुझे लास्ट तक ये पता नहीं था कि जज ये ऑर्डर देगा। आर्गुमेंट बहुत लंबा चला, 3 दिन कंटिन्यूअस चला, लेकिन जज ने बोला कि जब कंपनी सॉल्वेंट है तो ये दी जाएगी। तो लास्ट में वो बदमाशी कर रहा था ये हरीश, फिर बाद में इसको बोला गया कि तुम आर्बिट्रेशन में जाओ। अगला केस देखते हैं, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस भारतीय डिफेंस। इस केस में क्या हुआ, आरपी ने एप्लीकेशन फाइल की सीकिंग अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय एन आरए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हु इज एन एफसी, ठीक है, विद 82.7% वोटिंग शेयर इन द सीओसी, ठीक है। आरपी ने एप्लीकेशन फाइल की एक रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने की सबमिटेड बाय एन आरए, जो कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था और उसके पास कितना वोटिंग शेयर था 82.7% शेयर, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर भी जो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है, ठीक है। द प्लान प्रोवाइडेड दैट द आरए विल सेल द सीडी इन 2 years। प्लान क्या था, प्लान ये था
कि भाई जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ये इसको कंपनी को बेचेगा 2 साल में. It noted that the plan does not give due consideration to the interest of all stakeholders, seeks several exemptions and contains a lot of uncertainties and speculations. अब उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो प्लान है, प्लान में सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं किया गया, बहुत सारी एग्जम्पशंस मानी गई, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं. मतलब इन्हें नटशेल केस क्या था? नटशेल में ये था कि एडलवाइस जो है वो कोई और बायर खोज रहा था. ठीक है, एडलवाइस ने कहा जी मैं ऐसे ही करूंगा, वो करूंगा, मैं शेयर्स बेचूंगा इस कंपनी के. तो उन्होंने कहा भाई अगर ये सारा बेचना ही है तो फिर तो हम लिक्विडेशन ही कर देंगे. ये रेजोल्यूशन प्लान ये सिंपली बाइंग टाइम जो एडलवाइस था. ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर जनरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम ऑनगोइंग ऑपरेशंस एंड नो अपफ्रंट मनी इज ब्रॉट इन बाय द आरए. इन्होंने कहा भाई जो आरए है वो कुछ पैसे तो लेके नहीं आ रहा और ये कह रहा है कि भाई जो भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस है वहीं से पैसे इसके आएंगे. ठीक है, adjudicating authority also noted that the RA has proposed to hold majority equity in the CD, run its operations, enhance its value, and over a period endeavor to find a suitable investor buyer for the same. इन्होंने कहा भाई ऐसा है मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू एनहांस करूंगा और फिर मैं जो इसके लिए कोई नया बायर तलाश करूंगा. Relying on the judgment in the matter of Binani Industries Limited, adjudicating authority ने कहा कि भैया ये जो रेजोल्यूशन प्लान आया है ना, रेजोल्यूशन प्लान आया है एज ए गोइंग कंसर्न. ठीक है, ये कोई वैल्यू एडिशन और उसके बाद में सेल करने के लिए नहीं आया. भाई रेजोल्यूशन में क्या होता है? रेजोल्यूशन में तो होता है ये आप इसको रिजॉल्व करो और आप चलाओ कंपनी. आप कह रहे हो जी ऐसा है मैं पैसे तो कोई लाऊंगा नहीं, इस कंपनी से इनकम जनरेट होगी, उसी इनकम से मैं इस कंपनी को चलाऊंगा, मैं उसकी वैल्यू एनहांस करूंगा और फिर कोई नया बायर ढूंढूंगा. ठीक है, ये कोई सेल के लिए नहीं है रेजोल्यूशन प्लान. ठीक है, इट ऑब्जर्व दैट आरए इज एसेंशियली एक्सटेंडिंग द सीआईआरपी पीरियड टू फाइंड इट. भाई तुम खुद तो रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, इसका मतलब तुम तो सिर्फ एक बायर ही ढूंढ रहे हो. जब बायर ही ढूंढना तो लिक्विडेशन वाला ढूंढ लेगा, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो ही नहीं एक्चुअली. ठीक है ना, जैसे मकानों में क्या होता है, मकान में कोई प्रॉपर्टी डीलर मकान खरीद लेता है तो वो उसने रहना थोड़ी होता है, वो क्या होता है वो एज ए फ्रंट बन जाता है, वो दूसरा बायर ढूंढता रहता है. इसी तरह से यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसका खेल समझ गए कि भैया ये कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये रिजॉल्व नहीं करेगा, ये तो अलग से बायर ढूंढने के चक्कर में है कि मैं बायर ढूंढ के और इस कंपनी को आगे बेच दूं. तो उन्होंने कहा ऐसा ही करना होता तो हम लिक्विडेशन ही कर देते, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम कोई रेजोल्यूशन प्लान थोड़ी लेके आए हो. It observed that RA is essentially extending the CIRP period to find an investor, which is not the intention of the legislature. It further observed if the ultimate object in the resolution plan is to sell the company, then it can be achieved by sale as a going concern during the liquidation process. अगर बेचना ही है तो बेचने में तो हम लिक्विडेशन प्रोसेस में बेच देंगे कि एज ए गोइंग कंसर्न. फिर रेजोल्यूशन प्लान क्या हुआ? ठीक है, accordingly it rejected the resolution plan and ordered for liquidation of the CD with following direct. तो उन्होंने कहा कि भाई ये रेजोल्यूशन प्लान हम रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, और लिक्विडेशन ऑर्डर करते हैं. लिक्विडेशन में ये कहते हैं कि भाई लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू सेल द कॉर्पोरेट डेटर कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न. ठीक है, तो लिक्विडेशन में भी होता ही है, पहले 230 देखो, फिर 230 के बाद एज ए गोइंग कंसर्न सेल करने की कोशिश करो. गोइंग कंसर्न के पीछे भी रहता है भाई एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट ताकि ना डिस्टर्ब हो. The maximum period applicable for trying the sale on a going concern basis will be only 6 months from the date. उन्होंने कहा भाई 6 महीने आप कोशिश करो इसको एज ए गोइंग कंसर्न बेचने की. And in case the efforts to sell the company as a going concern fails during the stipulated period of 6 months, then the process of the sale of the assets of the company will be undertaken by the liquidator as prescribed under Chapter 3 of IBC and the relevant regulations of IBBI. ठीक है, अच्छा, adjudicating authority also took a serious view of the misconduct of the 3 unsuccessful resolution applicants. जो 3 और unsuccessful resolution applicant थे उन्होंने कहा भाई इनका भी मिसकंडक्ट है, इन पे सब पे फाइन लगाओ. It imposed a cost of ₹20 lakh on each of the 3 unsuccessful resolution applicant, namely जो भी asset reconstruction companies थी, Shipbuild Services Private Limited, Mr. Ricky, Nathaniel and Geotech Investment and Holding LLC as provided under section 235A of the code, to develop a robust insolvency ecosystem which discourages not genuine, non-serious players who drag on the proceedings unnecessarily
causing loss to the valuation of the assets, loss of employment, it directed the IBBI to frame suitable guidelines in this regard. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बेकार में जो डिले करते रहते हैं, है ना, इन पे भी एक्शन होना चाहिए, और IBBI को बोला कि भाई इसके लिए भी सुटेबल गाइडलाइंस बनाओ, और इन पर तीनों पर जो अनसक्सेसफुल रेजिडेंट थे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, इन पे भी कॉस्ट लगाई गई। ठीक है, तो इतना ही था आज का प्रोग्राम। और अब ऐसा करेंगे कि आप सारे केसेस पढ़ लीजिए, कल एक ओपन हाउस रखेंगे, चारों के चारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NCLT और NCLT, जो भी जजमेंट आप कहना चाहेंगे, हम इसमें 8 या 10 जजमेंट ले लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आज मेरे को पूरा समझ में आ गया आपका 17 के 17 केस